हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बारोट्स बायोलॉजी वंस अगेन। जैसे कि हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं डिफरेंट जेनेटिक्स के टॉपिक। आज और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं जिसका नेम है बेटा सेमी कंजर्वेशन। देखिए, सेमी कंजर्वेशन का प्रोसेस हमें समझना है और उसके बेसिस पे जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया गया है बाय मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल, ये एक्सपेरिमेंट को आज हम प्रूव करेंगे और उसको स्टडी करेंगे, जिसकी वजह से आने वाले एमसीक्यूज में आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि आने वाले कुछ ही टाइम में मैं यहां पे प्रोवाइड करने वाला हूं नीट के डिफरेंट एमसीक्यू बेस्ड वीडियोस, ठीक है। सो वहां पे हम इसी टॉपिक के रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटा। प्लीज एंड तक इस वीडियो को देखिए और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एज जल्दी एज पॉसिबल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा सेमी कंजर्वेशन। देखिए, डीएनए का जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है वो होता है और वो हमारी बॉडी में तभी होता है जब हमारी बॉडी को डिवीजन करना होता है। मतलब हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो डिवाइड होने जाते हैं। अगर मैं बात करूं हमारे सेल्स की, तो आपको पता है कि हमारे सेल्स जो हैं वो माइटोटिक डिवीजन एंड मियोटिक डिवीजन, ऐसे दो डिवीजन शो करते हैं। और ये दोनों डिवीजन के वक्त आपको यह भी पता है कि वहां पे एस फेज हमें देखने मिलता है। ये एस फेज जो है इसी में ही डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। सबसे पहली बात हमें यह समझनी है बेटा कि डीएनए का रेप्लिकेशन हो क्यों रहा है। हमारे सेल को, हमारी बॉडी को रेप्लिकेशन की जरूरत ही क्यों है। तो अब एक बात समझ लीजिए बेटा कि आपके पास एक डीएनए है, एक सेल है और उसमें डीएनए है और वो सेल अपने आप को डिवाइड करना चाहता है, टू न्यू डॉटर सेल्स बनाना चाहता है। अगर वो दो न्यू डॉटर सेल्स बनाना चाहता है तो ऑब्वियस यहां पे एक पॉइंट यहां पे ध्यान में लिया जाएगा कि जितने डीएनए कंटेंट पेरेंट सेल में है उतना ही डीएनए डॉटर सेल्स में भी मिले। दैट मीन्स अगर यहां पे पेरेंट के पास एक डीएनए है तो डॉटर में भी एक एक डीएनए वहां पे जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है और वही यहां पे ध्यान में रखा जाएगा। ये कैसे हो पाएगा? तो इट्स ओनली पॉसिबल डीएनए रेप्लिकेशन। इसीलिए सेल जब डिवाइड होता है उसके पहले ही एस फेज में डीएनए पहले ही अपने आप को रेप्लिकेट कर देते हैं, एक में से दो बन जाते हैं और फिर जैसे ही डॉटर सेल मतलब सेल्स यहां पे डिवाइड होता है तो डॉटर सेल्स में इक्वल अमाउंट में डीएनए जो है वो डिस्ट्रीब्यूट अच्छे से हो पाते हैं। तो एक बात तो हमें समझ में आ गई कि एस फेज में डिवीजन होता है। अब बात ये बेटा, ये भी जरा आप समझ लीजिए, डिफरेंट साइंटिस्ट ने रेप्लिकेशन के डिफरेंट मोड्स बताए थे। दैट मीन्स रेप्लिकेशन जो प्रोसेस होती है सेल में वो टोटली 3 मोड्स में होती है। यहां पे जरा फोकस कीजिएगा। एक जिसे कहते हैं डिसरप्टिव, सेकेंड जिसे कहते हैं कंजर्वेटिव एंड थर्ड वन वी कॉल इट एज सेमी कंजर्वेटिव। अब इसका मतलब क्या है समझ लीजिए बेटा। डिसरप्टिव इस टाइप का रेप्लिकेशन है जिसमें डीएनए जो है वो पहले डीएनए की जो चेन है वो ब्रेक डाउन हो जाती है स्मॉल फ्रेगमेंट्स में। देखिए आप, ठीक है। दैट मीन्स ये पूरा जो डीएनए है पेरेंट डीएनए, ये पेरेंट डीएनए की जो चेन है ये चेन स्मॉल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो रही है और उनके बीच में यहां पे न्यू आप देख सकते हो कि डीएनए की चेन बनती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से जब न्यू चेन पेरेंट फ्रेगमेंट्स के बीच में जब बनती हुई दिखाई दे, फ्रेगमेंट्स बनते हुए दिखाई दे, तो वी कॉल इट एज डिसरप्टिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। सेकेंड आ जाता है बेटा कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। इसमें क्या होता है? इसमें होता यह है, इसमें टू टाइप्स ऑफ डीएनए यहां पे बनते हैं। एक कंप्लीटली पेरेंट डीएनए, देख सकते हो मैं रेड में बता रहा हूं, ये पेरेंट डीएनए है। एक पेरेंट डीएनए बनेगा और एक कंप्लीटली न्यू डीएनए यहां पे सिंथेसाइज होता हुआ हमें मिलेगा। आप देख सकते हो इसे। तो ये कंप्लीटली न्यू डीएनए है और ये ओल्ड डीएनए है। दैट मीन्स पेरेंट डीएनए हम ऐसा कह सकते हैं। ओल्ड नाम हटा देते हैं, यहां से हम पेरेंट लिख देते हैं। चलिए,
तो ये हो गया आपका पेरेंट डीएनए और ये हो गया न्यू डीएनए। दैट मीन्स अगर हमारे पास एक डीएनए है सो वो डीएनए में से, ये डीएनए में से इस टाइप के दो डिफरेंट डीएनए हमें बनते हुए मिलेंगे, जिसमें कंप्लीटली न्यू स्ट्रैंड्स होंगी, उसमें सारे बेसिस न्यू होंगे, सीक्वेंसेस न्यू होंगी। ये कंप्लीटली पेरेंट जैसा होगा। यहां पे कुछ पार्ट पेरेंट जैसा, कुछ पार्ट न्यू, कुछ पार्ट पेरेंट जैसा, लाइक दैट। सो ये हो गया डिसरप्टिव, सेकंड वन इज कंजर्वेटिव। थर्ड जो प्रोसेस आ रही है दैट वी कॉल इट एज सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन किस तरीके से होता है बेटा, ये समझ लीजिए। मान लीजिए ये पेरेंट डीएनए है, ये पेरेंट डीएनए। सो पेरेंट डीएनए की दोनों चेन को मैं पी से डिनोट कर रहा हूं, ये दो पी चेन, दैट मींस पेरेंट डीएनए चेन। ये दोनों पेरेंट डीएनए चेन सबसे पहले सेपरेट होती है, देख सकते हो आप, ये दोनों पेरेंट डीएनए चेन सेपरेट हो चुके हैं। यहां पे मैं फिर से लिख रहा हूं पी, और उसके सामने टोटली न्यू चेन हमें यहां पे बनती हुई दिखाई देगी, तो ये होगी न्यू चेन। सो अब एक समझने की कोशिश कीजिए बेटा कि यहां पे ये जो पेरेंट डीएनए की जो चेन है वो टेम्पलेट की तरह वर्क कर रही है। किस तरीके से वर्क कर रही है, टेम्पलेट। और ये टेम्पलेट की तरह वर्क करके सामने न्यू डीएनए चेन को सिंथेसाइज कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर को अरेंज करके। ठीक है, यहां पे 4 ग्राफ का लॉ यहां पे ठीक है इंप्लीमेंट किया जाएगा, जिसमें हम जानते हैं यहां पे अगर ए है सो यहां पे टी होगा, वाइसा वर्सा, और यहां पे अगर जी है सो यहां पे सी अरेंज होगा, वाइसा वर्सा। इस प्रोसेस को हम सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस कहते हैं, जिसमें आप देखिए एक चेन पेरेंट की और एक चेन न्यू है। बेटा हमारी बॉडी में जो डीएनए रेप्लिकेशन हम प्रोसेस यहां पे देख रहे हैं, ठीक है, वो सेमी कंजर्वेटिव फॉर्म में हमें दिखाई दे रहा है, सेमी कंजर्वेटिव फॉर्म में बनते हुए दिखाई दे रहा है डीएनए रेप्लिकेशन। सो हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा मेन कॉन्सेप्ट ये है कि सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस डीएनए में होती है या नहीं, और अगर ये होती है तो ये किस फॉर्म में होती है, किस तरीके से होती है, इसको डिटेल में जानना जरूरी है। और इसी चीज को डिटेल में समझाने के लिए ही, सेमी कंजर्वेशन को डिटेल में समझाने के लिए ही मैथ्यू मेसलसन एंड फ्रैंकलिन स्टाल ने 1958 में एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था, और वही एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हमें यहां पे समझना है कि ये प्रोसेस किस तरीके से होती है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट बोर्ड वर्क में हम ये समझ लेते हैं कि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या कहना चाहता है, सेमी कंजर्वेशन को किस तरीके से वे प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि सेमी कंजर्वेशन प्रोसेस जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था वो दिया था बेटा मैथ्यू मेसलसन एंड फ्रैंकलिन स्टाल ने, और वो दिया था बेटा 1958 में। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। अब बात ये भी जरा समझ लीजिए बेटा, सबसे पहले सेमी कंजर्वेशन का जो स्टडी है, स्टडी ऑफ सेमी कंजर्वेशन, ये सबसे पहले किसमें हुआ था, तो ये सबसे पहले बेटा हुआ था बैक्टीरिया में। अब ये आपको याद रख देना, बिकॉज नीट 2018 में इसका क्वेश्चन आया था। नीट 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सबसे पहले सेमी कंजर्वेशन को स्टडी किया था, तो आपको याद रखना बेटा बैक्टीरिया में सबसे पहले सेमी कंजर्वेशन को स्टडी किया गया था। ओके, चलिए और जरा पॉइंट में यहां पे समझने की कोशिश करते हैं, ये प्रूफ हुआ कैसे और किस तरीके से इसको डिस्क्राइब किया गया। तो ध्यान दीजिए बेटा, समझ लीजिए, यहां पे मैथ्यू मेसलसन एंड फ्रैंकलिन स्टाल ने इकोलाई बैक्टीरिया को यूज किया था, एस्चेरिशिया कोलाई, और एस्चेरिशिया कोलाई को यूज करके उन्होंने सेमी कंजर्वेशन को समझाया। किस तरीके से समझाया, ये जानने से पहले हम कुछ चीजों के बारे में हम यहां पे समझना चाहते हैं, मैं कुछ बताना चाहता हूं। बेटा एक बात जरा समझ लीजिए, हम हमारे डीएनए की बात करें, हमारा जो डीएनए है नॉर्मल डीएनए, हमारे नॉर्मल डीएनए में नाइट्रोजन यूज होता है, बिकॉज आप जानते हो कि डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। सो अब नाइट्रोजन बेस यूज होगा, नाइट्रोजन यूज होगा, इन शॉर्ट नाइट्रोजन यूज होगा, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड बनाने में नाइट्रोजन यूज होगा। तो ये बात समझ लीजिए बेटा, हमारे नॉर्मल डीएनए में जो नाइट्रोजन होता है वो 14N, दैट मीन्स नॉर्मल रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो होता है, ठीक है, सॉरी आइसोटोप है नाइट्रोजन का, ठीक है,
सो उसका जो मास है वो 14 है। 14 आइसोटोप नाइट्रोजन यहां पे यूज होता है हमारे नॉर्मल डीएनए में। अब बात ये भी समझ लीजिए बेटा, अगर मैं यहां पे हैवी डीएनए नाइट्रोजन के आइसोटोप की बात करूं, सो वो हमें दिखाई देगा यहां पे 15N। कौन सा दिखाई देगा बेटा? 15N। सो 15N आइसोटोप जो है वो हैवी आइसोटोप मैं कह सकता हूं नाइट्रोजन का। तो अपने दिमाग में एक बात क्लियर कर लीजिए बेटा। क्या बात क्लियर करना है आपको? सबसे पहली बात, हमारा जो नॉर्मल डीएनए होता है उसमें नाइट्रोजन कौन सा होता है? 14N नॉर्मल आइसोटोप वाला होता है, ठीक है, हल्का, इट इज अ लाइट। एंड 15N इट्स अ हैवी नाइट्रोजन आइसोटोप। यह बात आपको याद रखना है। दूसरी बात आपको याद रखनी है बेटा कि एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने CaCl को यूज किया था। इट्स अ सीजियम क्लोराइड। साइंटिस्ट ने सीजियम क्लोराइड को यहां पे यूज किया था। क्यों यूज किया था यह जरा समझ लीजिए। सीजियम क्लोराइड जब आप टेस्ट ट्यूब में, अगर मैं सीजियम क्लोराइड को यहां पे अगर मैं भर दूं टेस्ट ट्यूब में, तो एक बात समझ लीजिए बेटा कि सीजियम क्लोराइड जब सेंट्रीफ्यूज होगा तो सीजियम क्लोराइड अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्सेंट्रेशन ये अरेंज होता है। अरेंज दैट मींस टेस्ट ट्यूब में अरेंज होता है। कह सकता हूं कि मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन यहां पे हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है। अगर सीजियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम नीचे की लोअर बेस पे है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। यह भी हम जान सकते हैं कि कुछ हल्के होते हैं, कुछ और हल्के होते हैं। जिस तरीके से कॉन्सेंट्रेशन लेवल होगा उस हिसाब से हमें वहां पे डिफरेंसेस देखने मिलेंगे, ठीक है, CaCl के। अब बात यह बेटा, हमें ये डीएनए को सीजियम क्लोराइड में डालकर सेंट्रीफ्यूज करना है। और जब हम इस डीएनए को सीजियम क्लोराइड में डाल के सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो अकॉर्डिंग टू डेंसिटी ग्रेडियंट, ठीक है, डेंसिटी के हिसाब से डीएनए अगर ज्यादा हैवी होंगे तो टेस्ट ट्यूब में नीचे चले जाते हैं, और अगर डीएनए हल्के होंगे तो वो टेस्ट ट्यूब के ऊपर आ जाते हैं। बिकॉज आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। So that means density is directly proportional to mass. Density is directly proportional to mass. जितना मास ज्यादा उतनी डेंसिटी ज्यादा, और जितनी डेंसिटी ज्यादा उतना ग्रेविटेशन ज्यादा इफेक्ट बताएगा, और वो डीएनए उतना ही ज्यादा सेडिमेंट होगा, ठीक है। सो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है और ये कुछ बातें आपको यहां पे समझनी है। अब हम ये एक्सपेरिमेंट को समझते हैं कि किस तरीके से साइंटिस्ट ने ये सारे कंपोनेंट्स को यूज करके किस तरीके से एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हमें दे दिया, ठीक है। चलिए अब हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले मैथ्यू मेसलसन ने क्या किया वो जरा समझ लीजिए। सबसे पहले उन्होंने इकोलाई लिया, एस्चेरिशिया कोलाई, और इकोलाई को उन्होंने सबसे पहले 15NH4Cl मीडियम में ग्रो किया। ये यहां पे इकोलाई को पेट्री डिश में ग्रो किया, और वो पेट्री डिश में उन्होंने 15NH4Cl यूज किया था। दैट मींस यहां पे आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन का आइसोटोप जो है वो 15N है, हैवी है। सेवरल जनरेशन तक इसे यहां पे ग्रो किया गया, ठीक है। फिर CaCl में डीएनए को इनोक्यूलेट किया गया, डीएनए को डाला गया, इकोलाई के डीएनए को इसमें, ठीक है, यहां पे CaCl में ऐड किया गया, और फिर सेंट्रीफ्यूज किया गया। क्या किया बेटा? सेंट्रीफ्यूगेशन। दैट मींस परफेक्ट आरपीएम पे इसे रोटेट किया टेस्ट ट्यूब को। एट द एंड जो टेस्ट ट्यूब यहां पे मिल रही है बेटा, वो समझ लीजिए, टेस्ट ट्यूब यहां पे मिल रही है। ये टेस्ट ट्यूब में जो डीएनए की जो स्ट्रैंड्स थी, वो डीएनए की स्ट्रैंड्स, क्योंकि डीएनए की 2 स्ट्रैंड्स होती है, और दोनों स्ट्रैंड्स में 15N नाइट्रोजन यूज हो चुके थे। वो दोनों स्ट्रैंड्स बनाने में 15N नाइट्रोजन यूज हो चुके थे। सो हुआ ये बेटा कि जो हैवी डीएनए थे वो
हमें टेस्ट ट्यूब में सबसे नीचे मिले 15N 15N। समझ लीजिए, फिर से मैं बता रहा हूं, इकोलाई लिया गया है, इकोलाई को 15NH4Cl मीडियम में ग्रो किया जा रहा है और इस मीडियम में ग्रो करने से इकोलाई के जो डीएनए हैं वो डीएनए, नए डीएनए बनेंगे रेप्लिकेशन की मदद से। इकोलाई में जो नए डीएनए बनेंगे रेप्लिकेशन की मदद से, उसमें क्या चाहिए? न्यूक्लियोटाइड चाहिए। डीएनए बनाने के लिए क्या चाहिए बेटा? न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड में क्या चाहिए? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन कौन सा यूज करेगा इकोलाई अब नए रेप्लिकेशन बनाने में, नए स्ट्रैंड्स बनाने में? 15N। तो हुआ ये बेटा कि यहां पे इकोलाई की जो दोनों डीएनए की जो स्ट्रैंड्स थी, आप देख सकते हो क्या हो चुकी थी? 15N 15N। ठीक है, चलिए सेकंड केस क्या हुआ? फिर उन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने सेकंड केस में इकोलाई की वन जनरेशन जो 15NH4Cl से पास आउट हो चुकी है, एक ऐसी जनरेशन इकोलाई की ली गई जिस इकोलाई में कैसे डीएनए है बेटा? 15N 15N। मतलब डीएनए की दोनों स्ट्रैंड कैसी हो चुकी है? 15N 15N। ठीक है, 15N 15N आइसोटोप वाली डीएनए वाले इकोलाई को फिर से लिया गया और ये इकोलाई को इस बार बेटा 14NH4Cl मीडियम पे ग्रो किया गया। आपको पता है 14NH4Cl क्या होता है बेटा? 14NH4Cl एक नॉर्मल डीएनए होता है, दैट मींस कि नॉर्मल आइसोटोप होता है नाइट्रोजन का। सो 14NH4Cl पे इसे ग्रो किया गया। वंस अगेन CaCl टेस्ट ट्यूब में इसे रखा गया, सेंट्रीफ्यूज किया गया। आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन जब टेस्ट ट्यूब बाहर निकाली गई, ध्यान से सुनिएगा बेटा, आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन जब टेस्ट ट्यूब को स्टडी किया गया तो पता चला डीएनए टेस्ट ट्यूब के बीचों बीच मिले, जिसमें डीएनए की हाफ चेन जो थी वो 14N थी, हाफ चेन जो थी वो 15N थी। दैट मींस ये एक तरीके से हाइब्रिड डीएनए था। क्या डीएनए था बेटा? हाइब्रिड। अब आप समझने की कोशिश कीजिए बेटा, ये डीएनए है 15N 15N, ये इकोलाई में ऑलरेडी बन चुके हैं और यही डीएनए वाला इकोलाई 14N में रखा गया। ठीक है, और फिर यहां पे डीएनए को सेंट्रीफ्यूज किया गया। सो आप देख सकते हो कि 50%, आप देखिए जरा, 50% चेन जो है वो 15N बन रही है और 50% चेन जो है वो 14N बन रही है। दैट मीन्स यहीं पे प्रूफ हो जाता है सेमी कंजर्वेशन। लीजिए, यहीं पे ही तो बेटा प्रूव हो गया कि सेमी कंजर्वेशन हो रहा है, यहीं पे प्रूव हो जाता है। कैसे? 15N क्या है? पेरेंट में है। देखिए पेरेंट में है। क्यों इसको पेरेंट बोल रहे हैं? क्योंकि बेटा यही तो इकोलाई को हम यहां यूज कर रहे हैं और यही इकोलाई को हम यहां पे क्या कर रहे हैं? रेप्लिकेट कर रहे हैं इकोलाई के डीएनए को। तो यही तो चीज होगी कि यहां पे 15N वाली एक स्ट्रैंड मिल रही है और नई 14N वाली न्यू स्ट्रैंड मिल रही है। क्यों न्यू स्ट्रैंड 14N वाली ही मिल रही है? क्योंकि न्यू स्ट्रैंड बनाने के लिए जो नाइट्रोजन चाहिए वो अब हम कौन सा दे रहे हैं मीडियम में? 14NH4Cl। गॉट इट? और एक केस देख लेते हैं, मान लीजिए हम थर्ड जनरेशन यहां पे चले जाते हैं, फिर से यहां पे इकोलाई लिया गया, फिर से इकोलाई की ऊपर वाली वन जनरेशन यहां पे ली गई, फिर से मैं यहां पे 14NH4Cl वाला मीडियम ही ले रहा हूं और कोई मीडियम नहीं ले रहा। ठीक है, फिर से यहां पे CaCl टेस्ट ट्यूब में सेंट्रीफ्यूगेशन कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा बेटा? सेंट्रीफ्यूगेशन। तो यहां पे टेस्ट ट्यूब में जो हमें चेन मिलने वाली है, डीएनए की स्ट्रैंड्स मिलने वाली है, वो जरा देखिए। यहां पे डीएनए मुझे बीच में मिलेंगे हाइब्रिड 14N 15N और कुछ डीएनए मुझे सरफेस पे मिलने वाले हैं टॉप ऑफ दी टेस्ट ट्यूब जो 14N 14N वाले होंगे। अब आप जरा समझने की कोशिश कीजिए, जरा दिमाग लगाइए, यहां पे कंफ्यूजन बिल्कुल हमें नहीं क्रिएट करना है, होना भी नहीं है। क्या हो रहा है जरा देखिए, ये पेरेंट है, ये पेरेंट में से एक चेन इसमें गई, देखिए 15N, हाँ या ना? अब मुझे ये बताइए, ये अगर दो नए डीएनए बने तो ये दो नए डीएनए के पेरेंट कौन है? अब ये है, जैसे ये डीएनए के पेरेंट कौन था? ये था। तो अब ये जो नए डीएनए बने उनका पेरेंट कौन है? ये दो है। तो समझिए यहां पे आप देख सकते हो 14N, एक चेन 14N वाली। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पे ये जो चेन है वो 14N वाली, यहां पे आप जरा देखिए, ये चेन जो है 50% 14N वाली आ गई, देखिए नीचे आ गई।
और यहां पे ये देखिए ये पेरेंट का 15n, तो ये रहा 50%। तो देखिए ये एक डीएनए बना जिसमें 50% क्या है, पेरेंट की चेन है, और ये 14n वाली कौन सी चेन है, ये न्यू चेन है, क्योंकि हमने वापस कौन से मीडियम में ग्रो किया है, 14NH4Cl। ठीक है, सेकंड जरा चेन देखिए, पेरेंट की कौन सी थी, 15n आ गई, पर ये 14n वाली चेन कहां से आई, तो ये इकोलाई में हमने ग्रो किया। सो यहां पे हम प्रूफ कर रहे हैं हर एक जनरेशन में हमें यहां पे सेमी कंजर्वेशन देखने मिल रहा है। सो मैथ्यू मेसेल्सन ने यही चीज को हमें प्रूव करके दिखाया है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बिकॉज यही चीज आपको हेल्प करेगी समझने के लिए, ये टॉपिक समझने के लिए। अब मैं इसको और एक तरीके से बता देता हूं जिसकी वजह से आप तुरंत ही फास्ट वे में समझ जाते हो। ऑलरेडी मैंने यहां पे समझाया है, पर और अच्छे से समझा लेता हूं जिसकी वजह से आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। सो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और अब हम नेक्स्ट बोर्ड वर्क हम यहां पे स्टडी करते हैं फास्ट। तो चलिए मैं आपको और एक इजी वे हम यहां पे समझ लेते हैं। मान लीजिए यहां पे मैं यहां पे बना रहा हूं एक डीएनए, और ये डीएनए की दोनों चेन जो है वो 15n आइसोटोप वाली है, बिकॉज ये दोनों चेन बनाने में 15n नाइट्रोजन आइसोटोप का यूज किया गया है। अब ये हो गई पेरेंट। अब ये अपने आप को क्या करना चाहता है, ये अपने आप में रेप्लिकेशन करना चाहता है। अगर ये डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है तो सबसे पहली बात ये है कि डीएनए की जो चेन है 15n वो सेपरेट होगी। यहां पे देख लीजिए, ये हो गई 15n, ये हो गई 15n। अब बात यह है कि सामने हमें क्या बनाना है, न्यू चेन बनानी है, न्यू चेन बनानी है। 15n के सामने न्यू चेन बनानी है, रेप्लिकेशन करना है। रेप्लिकेशन में क्या होता है, सामने न्यू चेन बनती है, पर वो न्यू चेन के लिए नाइट्रोजन वाले कंपोनेंट्स तो चाहिए, पेंटो शुगर चाहिए, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप चाहिए, सब चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहां पे ये 15n वाले डीएनए को 14NH4Cl मीडियम में ग्रो कर रहे हैं। सबसे पहले हमने 15NH4Cl में डीएनए को ग्रो किया था, तो आप देख सकते हो कि डीएनए की सेवरल जनरेशन ग्रो करने की वजह से यहां पे हमें डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स 15n वाली मिलती हुई दिखाई दी। अब 14NH4Cl में हम 15n वाले पेरेंट को ग्रो कर रहे हैं 14n में। डीएनए की स्ट्रैंड सेपरेट हो गई, सामने न्यू स्ट्रैंड बन गई 14n। सेमी कंजर्वेशन देख लीजिए, यहां पे ही प्रूव हो जाता है बेटा, सेमी कंजर्वेशन यहां पे ही प्रूव हो गया। हाफ 50% पेरेंट का आ रहा है, हाफ 50%, ठीक है, न्यू बन रहा है। देख लीजिए न्यू 14n वाली बन रही है क्योंकि हमने 14NH4Cl मीडियम में ग्रो किया है। अब मान लीजिए और एक में यहां पे हम जनरेशन ले लेते हैं, फिर से मैं इसी स्ट्रैंड को 14NH4Cl में ग्रो करना चाहता हूं, 14NH4Cl में मैं इसे ग्रो करना चाहता हूं। चलिए ये मैंने ले लिया यहां पे, सॉरी मिस्टेक हो रही है, ओके चलिए। सो फिर से मैंने यहां पे ले लिया 14NH4Cl। अब यहां पे क्या होगा, ये डीएनए जब रेप्लिकेट होगा, ये भी डीएनए रेप्लिकेट होगा, तो इनकी स्ट्रैंड्स क्या होगी, सेपरेट होगी। देखिए जरा, ये एक स्ट्रैंड मैंने सेपरेट की, कौन सी स्ट्रैंड है भाई, ये 14n पेरेंट की है। ये कौन सी स्ट्रैंड है, ये है, ये भी पेरेंट की है। ये कौन सी स्ट्रैंड है, 14n पेरेंट की है। और ये कौन सी स्ट्रैंड है बेटा, ये भी पेरेंट की है 15n। तो सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, मैंने पेरेंट की जो स्ट्रैंड थी वो सेपरेट कर ली। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं सामने न्यू चेन बना रहा हूं, और न्यू चेन के कंपोनेंट्स कहां से मिलेंगे, जो मीडियम में हम ग्रो कर रहे हैं उसी में से मिलेंगे। और मीडियम कौन सा है हमारे पास, 14NH4Cl वाला, 14 नाइट्रोजन वाला। तो यहां पे जो न्यू चेन बनेगी बेटा, वो न्यू चेन 14n बनेगी। देखिए ये न्यू चेन जो बन रही है यहां पे सामने 14n बन रही है, देखिए 14n, यहां पे देखिए 14n हो गया, गॉट इट। तो कितनी जनरेशन हम यहां पे गए हैं, ये चलिए ये है फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन है पेरेंट की, फर्स्ट जनरेशन में कंसीडर कर रहा हूं। ये सेकेंड जनरेशन है, ठीक है, और ये थर्ड जनरेशन है, ठीक है, ये थर्ड जनरेशन है, ठीक है। क्यों मैं इसको फर्स्ट जनरेशन, देखो पेरेंट भी तो ऑलरेडी हमने मीडियम में ग्रो किया था, इसलिए मैं इसको फर्स्ट जनरेशन कंसीडर कर रहा हूं। अब जरा देखिए यहां पे 3 जनरेशन जरा आप समझने की कोशिश कीजिए। अब यहां पे जरा मैं और चीज थोड़ा सा एलोबरेट करना चाहूंगा, ठीक है, फोकस कीजिएगा। सेमी कंजर्वेशन हमें सब जगह पे दिखाई दे रहा है, पर एक बात समझ लीजिए, मान लीजिए ये हमारे दादा है,
ये हमारे पापा है, ठीक है, और ये हम है, चल लीजिए बारोट सर है, ठीक है, मैं हूं। अब जरा मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जरा समझ के जरा आंसर दीजिए, समझिए, बताइए। देखिए यहां पे दादा के पास डीएनए 15N है, पापा के पास एक स्ट्रैंड 15N है, दूसरी स्ट्रैंड 15N है। तो मुझे यह बताइए दादा के कितने परसेंट कैरेक्टर या दादा के कितने परसेंट डीएनए पापा में जा रहे हैं? 50%, ठीक है। सो 50% यहां पे हमें कैरेक्टर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं फ्रॉम ग्रैंडफादर टू फादर, राइट। अब जरा सेकंड केस देख लीजिए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे दादा में से 50% पापा में गए हैं, पापा में से भी 50% किस में जाएंगे? हम में जाएंगे। 50% हम में जाएंगे। तो मैंने पहले ही बता दिया हर एक चेन क्या है, जैसे कि ये देखो, फिर से बता रहा हूं, देख लीजिए जरा ध्यान से। ये पेरेंट चेन है पापा की, ये पेरेंट चेन है पापा की, ये पेरेंट चेन है पापा की, ये पेरेंट चेन है पापा की। मतलब हर एक डीएनए में 50-50% पापा का कंट्रीब्यूशन है। तो मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है हमारे डीएनए में दादा का कितना कंट्रीब्यूशन है। अगर दादा का कंट्रीब्यूशन पापा में 50% है तो हम में कितना है? आप जरा ध्यान से देखिए, यहां पे मैंने टोटल 4 डीएनए बनाए हैं और 4 डीएनए में डीएनए की स्ट्रैंड्स कितनी है? टोटल 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 स्ट्रैंड्स हैं और ये 8 स्ट्रैंड्स में से दादा के डीएनए की स्ट्रैंड्स कितनी है? 8 में से दादा की कितनी है? 2। कितनी है? ओनली 2। तो यहां पे कितना परसेंट हम में दादा के कैरेक्टर आएंगे? पापा के कैरेक्टर अगर 50% आएंगे तो बेटा समझ लीजिए दादा के कैरेक्टर हमारे में 25% आएंगे। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब यह है बेटा कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जितनी भी जनरेशन जाए, हमारे दादा परदादा के कैरेक्टर हमें कुछ परसेंट में आने ही वाले हैं। पेरेंट के तो 50% आएंगे ही, वो तो फिक्स है, पर दादा परदादा के भी जनरेशन आने वाली है, चलती रहेगी। तो मैं कह सकता हूं मेरे अंदर 25% मेरे दादा के कैरेक्टर है, तो मेरे बच्चे में मेरे दादा के कैरेक्टर कितने होंगे? 12.5%। ठीक है, ये और लॉन्ग जाएगा, पर इतना समझ लीजिए कि सेमी कंजर्वेशन इसे कहते हैं और इस तरीके से बेटा सेमी कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट को हमें समझना है। सो आई होप आज के टॉपिक में आपको यह समझ में आ गया होगा किस तरीके से सेमी कंजर्वेशन होता है और रेप्लिकेशन के प्रोसेस में ये कितना हेल्पफुल है समझने के लिए। ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मेसर्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। नीट में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से इसे प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। और इसी तरीके से आप मेरे सारे वीडियोस को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए बेटा। एंड अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एज अर्ली एज पॉसिबल सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करिए, मैं वेट कर रहा हूं कमेंट का, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट्स कर भी रहे हैं, ठीक है, पर आपने अभी तक अगर कमेंट नहीं किया कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, कौन से टॉपिक में आपको डाउट है, तो एज अर्ली एज पॉसिबल कमेंट कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में बेटा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।